नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम देखेंगे गणित विषय के यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए 2011 से 2022 तक के 300 प्रश्न की सीरीज। तो यहाँ पर वीडियो आपको पार्ट में मिलेंगे और उसी सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF और नोट्स आदि के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहीं से आप ज्वाइन होइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है, जिसमें हमें दे रखा है कि 1 + 2 + 3 इस प्रकार से प्लस करते हुए हमें 10 तक आना है और -50 का मान होगा। तो देखिए प्रश्न जो है, यदि हम थोड़ा सा उसको समझने में यहां पर त्रुटि करते हैं तो हो सकता है कि हमारा उत्तर गलत हो जाए। तो यहां पर कहने का मतलब है कि 1 से 10 तक आप जोड़िए और फिर -50 कीजिए तो उसका मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हम 1 से 10 तक या कहीं से कोई भी जो प्रथम संख्याएं हो सकती है कि भाई आपसे कहा कि आप 50 प्रथम संख्याओं को एक साथ जोड़िए या उनसे संबंधित कोई मान हमसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पर देखिए आप एक छोटा सा सूत्र है, उसे ध्यान रखिएगा। आप कहीं तक की संख्याएं जो हैं वो इसमें आप निकाल पाएंगे। तो जैसे कि प्रथम n जो धन पूर्णांक हमारी संख्याएं होती हैं, तो प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का जो योग होता है का योग, इनका एक छोटा सा सूत्र होता है। उस सूत्र को आप ध्यान रखिए। वो सूत्र होता है n + 1/2। ये हमारा सूत्र होगा। अब देखिए यहां पर प्रथम n, जैसे यहां पर n की जगह पर प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्या है, तो यहां पर हम 10 रख देंगे n की जगह पर मान। प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रथम 50 धन पूर्णांक संख्याओं के योग में से आप 50 को माइनस कीजिए, तो वो भी कर सकते हैं एक छोटे से सूत्र की मदद से। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, यहां तक तो 10 तक ही संख्याएं दे रखी है। अब यदि मान लीजिए ज्यादा तक संख्याएं दे देते हैं, जैसे कि 20 तक 50 तक, तो हमारा कितना सारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो यहां पर 10 तक तो हम आसानी से वैसे भी जोड़ सकते हैं, तो हम सीधा इसी से यहां पर करते हैं। तो n मतलब कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है यहां पर 10 तक। तो यहां पर सूत्र में मान में यहां रख रहा हूं 10 और 10 + 1, साथ ही साथ नीचे रखेंगे यहां पर 2, तो 10 और 1 हो जाता है 11। तो 10 × 11/2, 2 से हम इसको काट देते हैं। यहां पर 5 बार, 11 × 5 = 55। तो 55 यहां तक इनका योग बना है। 1 से लेकर के 10 तक इन संख्याओं का यहां पर योग बना। अब 55 से हम क्या करेंगे, यहां पर -50 को कर देंगे। तो 50 को जब माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आप इस प्रकार से इन सूत्रों के प्रयोग से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ने कहा है, यदि प्रेक्षण x, x + 3, x + 5, x + 7 और x + 10 हो, तो इनका माध्य जो है वो 9 हो, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखिए प्रश्न यहां पर हमसे सिर्फ एक बात नहीं पूछ रहा है, एक बात के साथ साथ वो 2 बातें यहां पर पूछ रहा है। जैसे उसने यहां तो हमें कुछ प्रेक्षण दिए, हम प्रेक्षण की बात करें, जैसे कि 1 है प्रेक्षण, दूसरा प्रेक्षण है, तीसरा, चौथा और 5, तो कुल मिलाकर के 5 प्रेक्षण हैं और 5 प्रेक्षण का जो माध्य है वो हमारे को यहां पर दिया है 9। तो देखिए 5 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो सबसे पहले यहां पर हम माध्य का जो सूत्र लगाते हैं, वहां पर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या कहा, तब अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य, मतलब फिर
वापस से हमें लास्ट के जो 3 प्रेक्षण होंगे उनका माध्य भी इसमें निकाल करके बताना होगा। तो एक माध्य तो यहां पर दे रखा है, इस माध्य से हमें हिंट मिलेगी और इससे चल करके हम पहुंचेंगे यहां पर प्रश्न में। तो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हमें जो दे रखा है उसी की सहायता हमें लेना है। तो यहां पर देखिए माध्य जो हम निकालते हैं, तो हम माध्य किस प्रकार से निकालते हैं कि जितने प्रेक्षण होते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो यहां पर हमारा पहला प्रेक्षण यहां पर x है और दूसरा प्रेक्षण x+3 है, तीसरा प्रेक्षण यहां पर x+5 है, चौथा प्रेक्षण यहां पर x+7 है और पांचवा यहां पर x+10 है। नीचे यहां पर हम लिखते हैं 5 और बराबर पर हम रख देते हैं 9 को, क्योंकि इन 5 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो हमें दे रखा है। तो माध्य के सूत्र के हिसाब से यहां पर हमने इसको रख दिया। अब यहां पर जितने हमारे x बन जाते हैं, तो ये कितने x बनेंगे, तो ये बन जाते हैं 5x। और जो संख्याएं हैं संख्याओं को संख्या में जोड़ लीजिए, जैसे कि 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 10 हो जाते हैं यहां पर 25। तो 5x + 25 बटे में यहां पर हमारा 5 रहेगा, इधर हमारा 9 रहेगा, 9 का हम 5 में फिर गुणा करेंगे तो 5x + 25 बराबर हमारे पास में हो जाएगा 45 यानी कि 45। अब यहां पर हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू का यूज हम कहां पर करेंगे, तो 45 से हम यहां पर 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 5x बराबर हमारे सामने जो संख्या होगी वो बचेगी 20। x बराबर 20/5। तो यहां पर x का मान हमें मिलेगा 4। अब हमने x का मान क्यों निकाला है, तो उसका रीजन देखिए। हमारे पास पहला प्रेक्षण था x, तो x का मान हमने निकाला 4। दूसरा प्रेक्षण क्या बनेगा, तो दूसरा प्रेक्षण यहां पर x+3 है, तो जब x की जगह 4 रखेंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। तो दूसरा प्रेक्षण हमें बनेगा 7। तीसरा प्रेक्षण क्या होगा, x+5 है, तो 4 और 5 यहां पर बनेंगे 9। अगला चौथा यहां पर होगा x+7 जो बनेगा 4 और 7 11 और लास्ट का बनेगा यहां पर 14। तो देखिए इस प्रकार हमारे 5 प्रेक्षण जो होंगे वो निकल करके आएंगे। अब हमने 5 प्रेक्षणों को क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न ने हमसे कहा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो अब अंतिम 3 प्रेक्षण हमारे पास ये बचते हैं और इन तीनों का माध्य निकालने के लिए फिर हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 11, 14 ये हो जाते हैं हमारे 25, 25 और यहां पर 25 में जब हम 9 को जोड़ते हैं तो 25 और 9 यहां पर हो जाएंगे हमारे लिए 34। और नीचे हम करेंगे 3, क्योंकि लास्ट के 3 प्रेक्षणों की बात हो रही है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 34/3। अब 34/3 को जब हम भाग लगाएंगे तो ये निकल करके आएगा 11 सही 1/3। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो निकल करके आएगा प्रश्न के लिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा 11 सही 1/3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहां पर आता है, कार्तीय तल में बिंदु -2 और -3 किस पाद में स्थित होते हैं। तो यहां पर है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो देखिए यहां पर कार्तीय तल की बात की जाए तो यहां पर जो हमारा चतुर्थांश होता है, जिसको हम ऐसे 4 चतुर्थांशों में यहां पर बांटते हैं, जहां पर हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है ये होता है यहां पर द्वितीय, और ये होता है हमारा तृतीय, और ये होता है यहां पर चतुर्थांश। अक्ष की बात की जाए तो यहां पर हमारा जो अक्ष होता है, जिसे हम x डैश, y और y डैश इस प्रकार से यहां पर बांट देते हैं। अब देखिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है कि यहां पर दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक आती है। द्वितीय जो होता है जहां पर एक संख्या ऋणात्मक दूसरी धनात्मक, यहां पर दोनों ऋणात्मक और यहां पर फिर हमारी धनात्मक और एक ऋणात्मक, इस प्रकार से संख्याएं हैं। तो देखिए
जो आपका प्रथम वाला है जहां पर दोनों संख्याएं आपकी धनात्मक होंगी, थर्ड वाला जो है जहां पर दोनों संख्याएं आपकी ऋणात्मक होंगी। अब यहां पर प्रश्न को देखिए और आपका उत्तर जो है -2 और -3, सीधा हमें उत्तर मिल रहा है, ये तृतीय चतुर्थांश में यहां पर रहेंगे। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा, सी विकल्प, ये यहां पर उत्तर होगा। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये तृतीय पाद में यहां पर स्थित होंगे ये बिंदु। अगला प्रश्न यहां पर है, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा जो होगी वो किधर दर्शाई जाएगी। अब देखिए, प्रश्न को आप ऐसे सीधा समझेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो। आप दिशाओं को बनाइए और दिशाओं के साथ में इसको समझिए। तो जैसे यहां पर हमारी 4 मुख्य दिशा होती है, चलिए एक एक यहां पर नाम दे देते हैं। जैसे मान ली जाए यहां पर हमारी उत्तर दिशा है, यहां पर हमारी दक्षिण दिशा है, और यहां पर हमारी पूर्व दिशा है, यहां पर हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये हमने 4 दिशाओं को नाम दे दिया। अब 4 दिशाओं के साथ इसमें बात की गई है दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कहां होगा, तो जो हमारी दक्षिण और पूर्व दिशा है, इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है वो हमारी होती है दक्षिण पूर्व। तो यहां पर हमारे लिए दक्षिण पूर्व दिशा यहां पर हो गई। अब प्रश्न ने क्या कहा, इस प्रकार घुमाया जाए जहां पर दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। मतलब दिशा तो यहां पर है, पर उत्तर दिशा को हमें इस प्रकार से घुमा करके लाना है कि उसे यहां शिफ्ट करना है। कहां पर, इस जगह पर। तो उस स्थिति में आपकी जो पश्चिम दिशा होगी वो किधर जाएगी। तो देखिए, जितने डिग्री यहां से हम उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व तक घुमा कर लाएंगे तो पश्चिम दिशा उतने ही डिग्री यहां से इधर घूम जाएगी, है ना, निश्चित रूप से उधर घूम जाएगी। तो यहां पर हम इन्हें घुमाएंगे। तो देखिए, यहां पर यदि कोण की बात की जाए तो जो पहले तो हम कोण के ऊपर बात करेंगे कि जो कोण होते हैं वो आखिर इनमें कैसे होते हैं। तो देखिए, यहां पर सीधा सीधा आपकी जो 90-90 डिग्री के कोण होते हैं चारों दिशाओं के बीच में, और जब 90 को हम विभाजित करते हैं तो 45 डिग्री इधर है, 45 डिग्री इधर है, वैसा ही यहां पर हो जाता है, 45 इधर, 45 इधर। अब यहां से आप जितने कोण, जितने डिग्री आप इसको घुमाएंगे, इसको उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा के लिए अब कोण कितने डिग्री घूमेगा, तो यहां से जोड़िए आप, यहां से कोण को मापिए, उतने डिग्री आपको घुमाना है, क्योंकि दक्षिण पूर्व यहां है। तो यहां से हम चले तो 45, 45, 45, 3 हमारे पास 45 है, तो यहां पर ये टोटल कोण हो जाते हैं 135 डिग्री। तो कहने का मतलब है उत्तर दिशा को आप इस दिशा में 135 डिग्री घुमाएंगे। तो 135 डिग्री जब घुमाएंगे तो उत्तर दिशा तो यहां पर आ जाएगी, पर पश्चिम दिशा कहां जाएगी, तो पश्चिम दिशा जो होगी वो भी 135 घूमेगी। अब उसके लिए 135 कहां होगा, तो 90 तो ये हो गया, है ना, 90 तो ये हो गया, और 45 इधर का हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा हमारी घूम करके कहां आ जाएगी, तो वो आ जाएगी उत्तर और पूर्व के बीच में, इस जगह पर। तो यहां पर पश्चिम दिशा जो होगी वो कहां पर आएगी, तो वो आ जाएगी उत्तर और पूर्व के बीच में। और उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा यहां पर रहेगी वहां पर हमारे लिए पश्चिम दिशा घूमेगी, मतलब यहां तक आएगी घूम करके। तो यहां पर उत्तर है, यहां पर पूर्व है, और उत्तर पूर्व में पश्चिम दिशा जो होगी वो जाएगी। तो यहां पर सी विकल्प जो होगा वो प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, मतलब डबल की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, परिधि बढ़ाने से क्षेत्रफल में किस प्रकार से अंतर आता है। तो यहां पर हमारे पास में 2 तरीके के वृत्त होंगे। पहला, जिसमें परिधि होगी यहां पर 4 पाई। तो हम पहले दोनों को 2 अलग अलग स्थितियों में देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर हमारे लिए है जहां पर परिधि हमारे पास में कितनी होगी, यहां पर है 4 पाई। अब परिधि का सूत्र लगाते हैं, यहां पर 2 पाई आर बराबर यहां पर
4 पाई। अब 4 पाई को यहां पर 2 पाई से इसको काट देते हैं तो यहां पर हो जाता है 2, तो r बराबर त्रिज्या निकल के आ गई 2। और इस वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन में तो पाई r स्क्वायर ये होता है क्षेत्रफल। अब r का मान कितना मिला 2, तो यहां पर r का मान रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा पाई गुणित 2 का वर्ग मतलब 4। तो सीधे मैं 2 बार लिख देता हूं। तो कहने का मतलब है 4 पाई यहां पर इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें मिला। अब देखिए दूसरी कंडीशन को समझते हैं। जब हम उसकी परिधि 8 पाई कर देंगे तो वैसा का वैसा यहां करेंगे तो परिधि का सूत्र फिर से होगा यहां पर दूसरी कंडीशन में 2 पाई r बराबर 8 पाई, वैसा का वैसा मान रखेंगे। यहां पर काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, r बराबर यहां पर त्रिज्या हो गई 4। और दूसरी स्थिति में यहां पर यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, जहां पर पाई और r का मान होगा 4, 4 और 4 यहां पर 4 गुणित 4 16, तो यहां पर 16 पाई। अब दोनों तो कहने का मतलब है यहां पर हुआ 16 पाई, यहां पर हुआ 4 पाई। तो पहली कंडीशन में क्षेत्रफल 4 पाई था, दूसरी कंडीशन में क्षेत्रफल 16 पाई। तो क्षेत्रफल में कितना अंतर आया? पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, जबकि हमने परिधि को कितना किया था? डबल किया था, दुगुना किया था। क्षेत्रफल 4 गुना यहां पर बढ़ गया। तो इस प्रकार से यहां पर हम इनकी तुलना इसमें कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से अगले प्रश्न की ओर। तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी विकल्प के साथ में हमारा उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है 57 और 75 पैसे का मूल्य क्या होगा? अब यहां पर रुपए 57 है, 75 पैसे हैं। इन पैसों का पैसों में मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब है यहां पर सीधे हमें रुपए को भी पैसे में बदलना है और फिर हमें इसकी कीमत जो है वो बताना है। तो यहां पर यदि हम बात करें 57 रुपए की, तो 57 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो जब 1 रुपया होता है उसमें 100 पैसे होते हैं, तो 57 रुपए में भी हम 100 पैसों का यानी कि 100 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर ये 5700 पैसे बन गए। और 75 पैसे इसमें ऐड कर देते हैं, तो 75 और ऐड करते हैं, तो ये 5775 यहां पर टोटल पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे रुपये भी। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प डी, जहां पर 5775 पैसे दिया है। चलिए पाई है क्या है? एक विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या या अपरिमेय संख्या। तो पाई यहां पर अपरिमेय संख्या होगी और डी विकल्प जो होगा प्रश्न का। अगला प्रश्न है 3 की 3 क्रमागत गुणज। यहां पर 3 की 3 क्रमागत गुणज, संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज कौन से होंगे? तो देखिए 3 के 3 क्रम से आने वाले गुणज हमें ढूंढना है, साथ ही साथ उनका जो योग है वो 99 होना चाहिए। तो यहां पर 24, 33, 42, अब आप जोड़ के देखेंगे तो इनमें बहुत सारे का योग जो है आपको इतना बनेगा, पर क्या वो क्रमागत है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, है ना, और 3 के गुणज के रूप में भी होना चाहिए। तो यहां पर जैसे 24 है तो 24 के बाद में 27 होना चाहिए 3 के गुणज के रूप में। तो इस प्रकार से हमें गुणज को भी ध्यान में रखना है, साथ में उनके योग को भी बनाना है। तो देखिए यहां पर हमें पता नहीं कि वो गुणज कौन से हैं, तो यहां पर चूंकि वो गुणज 3 के हैं तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना कि जो हमारे गुणज होंगे वो यहां पर जैसे x मानते हैं तो उस x को यहां पर आपको मानना है 3x। क्यों? क्योंकि गुणज हमें 3 के चाहिए। तो 3x ये पहला गुणज हुआ, फिर 3x प्लस 3 ये आपका दूसरा गुणज हुआ, और अगला गुणज जो है 3x प्लस 6 इस रूप में होगा। अब ये 3 गुणज हमने बना लिए और इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 99। अब देखिए इनको हम टोटल करते हैं कि वास्तव में इनका योग इतना होता है कि नहीं। तो यहां पर 3x, 3x, 6x और 9x, तो यहां पर
आपके पास में संख्याएं जो बनती हैं वो बन जाती हैं 9x, और 3 और 6 कितना होगा 9, 9x 9 बराबर 99। अब यहां पर देखा जाए तो x 9 को हम उधर पहुंचा देते हैं, 99 माइनस 9, तो यहां पर हो जाएगा 90, और x बराबर 90/9। यहां पर x का मान निकल के आया 10। अब 10 को इसमें रखते हैं पहला गुणज, तो पहला गुणज हमने माना था यहां पर 3x, और 3x के लिए उत्तर क्या बनेगा 3 गुणित 10 बराबर 30, ये पहला गुणज हुआ। दूसरा गुणज क्या बनेगा, तो वो हमने माना था 3x प्लस 3, यानी कि 10 गुणित 3 30, और प्लस 3 करेंगे 33। तीसरा गुणज यहां पर क्या बनेगा, तो तीसरे में यहां पर हमने 3x मतलब कि 10 गुणित 3 30 और 6 36, तीसरा यहां पर बना 36। अब 33 36 और 30 टोटल करके देखिए, ये 3 गुणज हमें मिले 30 33 और 36, क्या इनका योग हमारे शर्त को पूरा करता है। 3 और 6 9 बिल्कुल करता है, तो यहां पर हमारा उत्तर जो होगा 30 33 36। और इस प्रकार से आप विकल्प को देखकर भी यहां पर सीधे उत्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि आप इनको जोड़ करके देख सकते हैं, क्रमागत देख सकते हैं ये क्रम से, तो आप सीधे विकल्प के माध्यम से भी यहां पर इस प्रश्न में जा सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है यहां पर 2। और जब भी प्रश्न आता है तो इस अभाज्य संख्या वाले में हम अक्सर सम संख्या पे पहुंच जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अभाज्य, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य जो है वो 2 होती है, एक ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न लीजिए, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार से दे रखी है। अब देखिए यहां पर कारखाने में कार्य करने वाले लोगों की आयु है 31 41 प्रकार से यहां पर दे रखी है। अब प्रश्न यहां पर क्या कर रहा है, आयु का परिसर क्या है, तो हमें बताना है आयु का परिसर, और आयु का परिसर हमें बताने के लिए यहां पर सबसे पहले इन्हें हम क्रम से व्यवस्थित करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम छोटी आयु को लिखेंगे जैसे कि 23 है, फिर उसके बाद में 27 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 28 हो जाएगी, फिर 31 हो जाएगी, फिर यहां पर 33 वर्ष हो जाएगी, फिर 35 वर्ष हो जाएगी, 41 वर्ष, 42 वर्ष, और लास्ट में हम रखेंगे 54 वर्ष को। इस प्रकार से यहां पर हमने आयु को देख लिया। अब देखिए यहां पर सबसे निम्न सीमा क्या है, वो है 23, उच्च सीमा क्या है, वो है 54। परिसर निकाला जाता है तो उच्च सीमा से निम्न सीमा को इसमें माइनस किया जाता है, और यहां पर परिसर में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो यहां पर 54 से हम 23 को घटा देंगे, तो यहां पर 31 वर्ष जो होंगे वो उत्तर बन जाएगा, पहला विकल्प। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए आपको जहां पर जो तारीख देखने को मिल रही है 4/8/17 और इस दिन है शुक्रवार, तो आपको 61 यानी कि 61 दिनों के बाद का जो दिन है वो डिसाइड करके बताना है कि वो दिन कौन सा होगा। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो जितने दिनों की बात की जाती है उसमें आपको यहां पर क्या करना होता है, वो 7 से आप भाग लगाइए। तो जब आप इसको 7 से यहां पर भाग लगाएंगे तो यहां पर अब इसको भाग लगा करके देखिए, तो जैसे यहां पर हम 61 में 7 का भाग लगाते हैं तो यहां पर जितने पूर्ण संख्याओं से भाग चले जाते हैं, जैसे कि 7 से हम लगाएंगे तो 7 8 56 और 7 9 63, तो 63 तो ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर 7 8 56। अब हम इसको घटाएंगे, 11 से 6 घटाएंगे 5 बचेंगे, यहां पर कट हो जाएगा। इतने सप्ताह तो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और यहां पर जितने दिन शेष बच रहे हैं ये दिन आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कितने बच रहे हैं, 5,
है ना। तो 5 दिन जिस प्रकार से हमारा सप्ताह का जो क्रम होता है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, इस प्रकार से दिन जो होते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तो ये हमारे 5 दिन जो हैं वो बच रहे हैं, जो पूर्ण सप्ताह में नहीं बदल पा रहे हैं। तो इस 5 को क्या करेंगे, इस 5 से ही आपको उत्तर जो है वो देखने को मिलेगा। आपने देखा कि 4/8/2017 को शुक्रवार है, और शुक्रवार के साथ 61 दिनों के बाद हम चलेंगे। तो देखिए 61 दिनों के बाद जैसे हम पहुंचेंगे तो वहां पर शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार से हम शुरू कर रहे हैं, तो जो आपका शुक्रवार है जहां से आप चल रहे हैं, शुक्रवार के बाद आप 5 दिन बाद और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि 5 दिन आपके शेष हैं, और फिर जो दिन निकल करके आता है वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए यहां पर 61 दिनों के बाद की यहां पर बात की जा रही है। शुक्रवार के बाद में 5 दिन जो हमारे रहेंगे वो कौन से होंगे? तो 5 दिनों के बाद में जो हमारा दिन निकल के आएगा वो दिन यहां पर रहेगा बृहस्पतिवार। जी हां, बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं, और वो होगा यहां पर हमारा विकल्प सी। अब देखिए कैसे पहुंचेंगे, तो हमें 5 दिन शेष के रूप में मिले थे, और इस तारीख को है शुक्रवार, और इसी तारीख से 61 दिनों के बाद की बात होगी। अब देखिए जब 8 सप्ताह इसमें पूरे हो रहे हैं ना, तो उस पूरे सप्ताह में वापस यही दिन जो है आ जाएगा, और प्लस 5 दिन जो हमारे शेष बच रहे हैं वो इसमें आगे से चलेंगे। तो यहां पर शुक्रवार के बाद में पहला दिन हमारा शनिवार होगा, दूसरा दिन यहां पर रविवार होगा, तीसरा दिन सोमवार, चौथा दिन मंगलवार, और 5वां दिन बुधवार, और 5वें दिन के बाद की बात हो रही है, उस दिन होगा गुरुवार, बृहस्पतिवार। चलिए, तो ये हो गया हमारा उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पर है, 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल जो है वो खा जाएंगे? अब देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं इनको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि M1, D1 और W1, ये व्यक्ति, ये दिन, ये उनका काम। तो यहां पर 40 व्यक्ति 30 दिन काम कर रहे हैं 200 किलो चावल खाने का, पहली कंडीशन। दूसरी लाइन में पूछा है कि कितने व्यक्ति पूछ सकते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे M2, D2 और ये W2, ठीक है ना। तो यहां पर कितने व्यक्ति कितने दिन में क्या काम कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे, ये हो सकता है। अब कोई भी मान आपको यहां पर दिए जा सकते हैं, उन मान को आप रख करके इससे हल कर सकते हैं। अब देखिए जिसका मान नहीं मिलेगा वो हम यहां पर छोड़ देंगे, मतलब उसको हम निकालेंगे। तो यहां पर हमें मिल रहे हैं 40 व्यक्ति, पहले सूत्र में 40 व्यक्ति 30 दिन, और इनका काम यहां पर है 200 किलो का चावल खाने का। उसी प्रकार से यहां पर व्यक्ति हमसे पूछे जा रहे हैं कि भाई कितने दिनों में, सॉरी दिन पूछे जा रहे हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति, तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या है 30, और दिन हमसे पूछे जा रहे हैं, D2 का मान हमें निकालना है, और ये काम करेंगे 500 किलो चावल खाने का। अब यहां पर आप इनको जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखिए और बाकी को इस प्रकार से इधर पहुंचा दीजिए। तो यहां पर जैसे हम इनको पहुंचाते हैं तो 40 गुणित 30 गुणित यहां पर आ जाएगा 500, और नीचे हो जाएगा 200 गुणित 30, और बराबर आपका रहेगा D2। D2 वो दिनों की संख्या रहेगी। तो यहां पर आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि इसके 2 0, इसके 2 0, और 1 0 ये भी काट देते हैं, और 3 से ये 3 को काट देते हैं, 2 से इस 4 को काट देते हैं 2 बार, और 2 का हम 50 में गुणा करेंगे तो D2 हमें निकल के आया यहां पर 100, यानी कि 100 दिन में वो 500 किलो चावल जो है वो खा जाएंगे। तो इस प्रकार इस छोटे से सूत्र से आप यहां पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है,
हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है दो कोण और एक भुजा, केवल तीन भुजाएं, केवल तीन कोण, दो भुजा और एक कोण। तो देखिए हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो। तो देखिए जब आपको केवल तीन कोण दे दिए तो केवल तीन कोणों से त्रिभुज की रचना नहीं होती है, उसके लिए भुजा भी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो देखिए केवल कोण होना काफी नहीं होता है, कोण के साथ साथ भुजाओं का होना अनिवार्य होता है। तो यहां पर हम केवल तीन कोणों के माध्यम से नहीं कर सकते। आगे प्रश्न है अगला, 240 अंकों की एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, है ना। अब 240 अंक की परीक्षा थी जिसमें विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, इसका पाई आलेख में संगत कोण कितना होगा। अब देखिए पाई आलेख जो होता है वो बनता है इस प्रकार से, उसमें जो जो चीजें जितने प्रतिशत के रूप में होती है उसको यहां पर परसेंटेज के हिसाब से ऐसे बांट दिया जाता है कि ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत है। तो जो जिसकी वैल्यू है उसके हिसाब से यहां पर उसको जगह मिलती है। अब 240 में से जो 52 होगा इसको कितनी जगह मिलेगी, तो 240 में यदि हम 52 को देखें तो 240 अंक थे पूरे, और इसमें से विद्यार्थी प्राप्त करता है यहां पर 52 अंक। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार 240 अंक हैं पाई चार्ट में, वैसे ही यहां पर हमारे लिए 360 का एक पूरा सर्कल होता है, और उस सर्कल के साथ में हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए 52 अंकों के लिए हम इस प्रकार से करेंगे कि 52 अंक को यदि हम पाई चार्ट में बदलेंगे तो यहां पर 360 बटा 240 और ये हमारा 52, इससे हम इसको काट देंगे। तो यहां पर 12 से इसको काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, और इसी के साथ में इनका हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 52 का हम यहाँ पर 3 में गुणा कर देंगे, 2 से हम भाग लगा देंगे, इसको काट देते हैं चलिए 26 बार, और 26 का हम 3 में गुणा करते हैं, 25 75 और 3 78। तो यहां पर 78 जो है डिग्री यहां पर इसको जगह मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि पाई चार्ट जब बनाएंगे तो उसमें 78 डिग्री के एंगल के साथ में यहां पर इसको जगह दी जाएगी, मतलब इस प्रकार से इसका जो रहेगा वो क्षेत्रफल रहेगा इतने डिग्री के हिसाब से। तो इस प्रकार यहां पर हम इसे निकाल लेंगे। चलिए तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी विकल्प होगा। आगे देखिए P का P प्रतिशत 36 है तो P बराबर होगा, तो देखिए P का P प्रतिशत कितना है, वो है 36। अब P का P प्रतिशत यहां पर देखें तो वो 36 होगा, तो ये हमने लिख दिया 36। अब P का जब प्रतिशत हटाएंगे तो यहां पर प्रतिशत का निशान हट जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा। P में P का गुणा करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा 36 और गुणित में हो जाएगा 100, तो ये P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600। 3600 का वर्गमूल निकाल देंगे, 3600 का वर्गमूल यहां पर हो जाएगा 60। तो P का मान कितना हुआ 60, डी विकल्प जो होगा वो यहां पर उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है यहां पर 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 100 के समभाजक यहां पर देखिए हमें देखना है। तो यहां पर 100 के समभाजक, ऐसे भाजक ढूंढना है जिनसे 100 विभाजित भी होता हो और वो सम भी हो। तो यहां पर है 2, 4, 10, 20, 50 और 100। तो इनकी कुल संख्या यहां पर बन जाती है 6। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न अगला, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो हैं काटे जा सकते हैं। तो देखिए पहला घन हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, और उसमें से हमें काटना है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो कहने का मतलब है कि ये 15 वाला बड़ा होगा, और एक बड़े घन में से यहां पर हम
छोटे छोटे कितने घन काटेंगे। तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बड़े में से छोटे कितने काट सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, तो आप दोनों स्थिति में दोनों का आयतन जो है वो निकाल लीजिएगा। अब इसका जो आयतन है, इसकी जो भुजा है वो 15 है, और घन का जो आयतन होता है, तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, तो 15 का क्यूब कर देंगे, है ना, भुजा का जो होगा वो कर देंगे। साथ ही साथ वहीं पर छोटे घन की भुजा बात की गई है, तो वो कितनी है, वो है यहाँ पर 3, तो हम 3 का भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। और जब बड़े में से हम छोटे को काट रहे हैं तो हमें छोटे की संख्या पूछी जा रही है। संख्या निकालने के लिए यहाँ पर बड़े घन में छोटे घन का हम भाग लगा देंगे, मतलब आयतन में इसका भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन होगा a क्यूब बराबर ये 15 की घात 3, और इसका होगा यहाँ पर। अब देखिए चलिए हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। बड़े का आयतन हम ऊपर रखेंगे 15 गुणित 15 गुणित 15, मैं इस प्रकार यहां पर लिख रहा हूं, और छोटे का आयतन जो होगा वो 3 गुणित 3 गुणित 3 कर देंगे। 3 से हम काट देंगे 5, 3 से 5, 3 से 5, तो ये 5 5 5, और 5 5 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 25 मुझे 125, तो टोटल उत्तर हमारा आ गया 125, और वो दिया है विकल्प सी में हमें यहाँ पर। तो 125 घन जो है वो काटे जा सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a की घात b बराबर 125 हो, तो उस स्थिति में यहां पर b की घात a क्या होगी। तो देखिए प्रश्न में दिया है हमें कि a की घात b बराबर यहां पर 125, ठीक है। तो b की घात a जो है वो हमें पता करना है। तो यहां पर हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, तो देखिए हम a और उसकी घात के रूप में b है बराबर 125 है, तो यहां पर हम इसे आगे बढ़ाने के लिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और a की घात यहां पर b के रूप में। अब देखिए घात घात से तुलना कर देंगे, और a की तुलना यहां पर 5 से कर देंगे। तो यहां पर देखा जाए तो a बराबर बन रहा है 5, और b के बराबर बन रहा है उसकी घात 5 की घात 3। अब वैसा ही यहां पर जब प्रश्न से कहा कि b की घात a क्या होगी, तो b क्या है 3, तो b को यहां लिखिए 3, और उसके ऊपर घात लगाइए कितनी 5, और 3 के ऊपर 5 घात लगाएंगे, तो यहां पर b a बराबर होगा 3 की घात 5, और 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 243, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 243। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा सी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो यहां पर कोटि पूरक के बराबर हो, तो देखिए कोटि पूरक जो कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है, मतलब कि दो कोण होते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक के बराबर, जैसे मान लो आपके पास में दो कोण है, एक 60 का तो दूसरा आपके पास में 30 का हो सकता है, दोनों का योग यहाँ पर 90 हो सकता है। एक 70 का है, दूसरा 20 का हो सकता है, यहाँ पर 90 हो जाता है। पर वो कोण कौन सा है जो अपने खुद के बराबर है और कोटि पूरक भी है, तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा। 45 में 45 जोड़ते हैं तब जाकर 90 होता है, और 45 डिग्री अपने कोटि पूरक के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह समचतुर्भुज होंगे, समलंब चतुर्भुज होंगे या फिर आयत होंगे। तो यहां पर ये समचतुर्भुज होंगे यदि वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर वर्ग और जो समचतुर्भुज होते हैं इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटा करते हैं। तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट में, यह पैमाने में यह ताप कितना होगा। तो वैसे तो हमें सामान्य स्थिति में ही यह प्रश्न जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर सीधे मैं पहले आपको उत्तर बताता हूं ताकि बाद में लिखने में आप उत्तर आप ठीक से देख ना पाते हैं। तो यहां पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब जब प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है, फ़ारेनहाइट में यह ताप कितना होगा, तो यहां पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं,
आपको सूत्र याद रखना है 9/5 और सी यानी कि सेंटीग्रेड, और प्लस आप इसमें कीजिए 32, और ये जो सूत्र होगा ये फ़ारेनहाइट डिग्री में जाने के लिए यहां पर रहेगा। अब देखिए 9/5 और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मतलब जितना आपको सेंटीग्रेड दिया है, तो आप यहां पर लिखिए 9/5 गुणित आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 32 इसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जो यहां पर कट सकता है उसको आप काट दीजिए, नहीं कटता है कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर 9 गुणित 37 जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 333। 333 में हम लगाएंगे 5 का भाग, और फिर इसमें हम करेंगे 32 को प्लस। तो जब हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो यहां पर हमारा मान निकल के आता है 66.6, और 32 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 98.6। अब देखिए इसमें जब हम प्लस करते हैं 32 को तो यहां पर 98.6 निकल के आता है, जो होगा ऑप्शन बी में। तो दोस्तों ये थे कुछ गणित के प्रश्न। आप देखिए गणित के प्रश्न, कम प्रश्न लेने पर भी बहुत ज्यादा समय में लग जाता है, क्योंकि भाई प्रश्न है, समझने में थोड़ी सी समय लगता ही है। तो प्रश्न आपको कैसे लगे, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हटा दिया है, एक कोई सा प्रश्न था जो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था, तो उस वजह से वो ठीक से स्पष्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए उस प्रश्न को मुझे यहाँ पर हटाना पड़ा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके अपने राय, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।